हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.2 का परिचय और उदाहरण देखा था। ठीक है, इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 के सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए मैंने पिछली क्लास में बताया था, √2 प्रूफ किया था कि अपरिमेय है, √3। देखिए इसी प्रकार √5 भी होगा, √7 भी होगा, √11 भी होगा। यानी कि अंडर के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आएगा रूट के अंदर, वो सभी उसी प्रकार से प्रूफ किए जाएंगे जैसे मैंने पिछली क्लास में किया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। यहाँ पे मैं उतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप पिछला एक वीडियो देख लें, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। उसके बाद से आप √5 वाला देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था, मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका अपोजिट मान लेंगे। ठीक, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q जो है वो ≠0 होना चाहिए और pq सह अभाज्य होने चाहिए। pq सह अभाज्य होने का मतलब इसका HCF क्या हो, 1 हो। p और q का HCF 1 हो। p और q का HCF 1 होने का मतलब 1 ही सबसे बड़ी संख्या हो जो p और q दोनों को विभाजित करे, 1 के अलावा ना मिले कोई और संख्या। ठीक है, तो p और q सहभाज्य होने का मतलब समझ गए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p²/q²। ठीक है, देखिए यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा p²/q²। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं p² बराबर 5 गुणे q²। ठीक है, देखिए 5 जो है p² का एक गुणनखंड है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 5 p² को विभाजित करेगा। देखिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे p² बराबर 5 गुणे q² है। जैसे मान लीजिए अगर 4 बराबर 2 गुणे 2 होता, तो 4 का 2 एक गुणनखंड है, 2 भी एक गुणनखंड है, तो 2 जो है वो 4 को विभाजित करता है। 6 का गुणनखंड अगर 2 गुणे 3 मैं लिख रहा हूँ, तो देखिए 6 का 2 एक गुणनखंड है, 3 भी एक गुणनखंड है, तो 2 6 को विभाजित कर रहा है, उसी प्रकार 3 भी 6 को विभाजित करेगा। उसी प्रकार p² बराबर 5 गुणे q² है, तो 5² भी इसका गुणनखंड होगा, q² भी इसका गुणनखंड होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज दैट 5 p² को विभाजित करेगा। अब हमने एक प्रमेय पढ़ा था, प्रमेय 1.2 पिछली क्लास में, कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 5 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 5 p को भी विभाजित करेगा। ये कैसे हो रहा है ये हमको लिखना है। ठीक है, ये हमें बताना पड़ेगा कि ये कैसे विभाजित कर रहा है। तो चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे और मैंने यहाँ पे लिख दिया 5p। देखिए 5 एक अभाज्य संख्या है और p² को विभाजित कर रहा है, तो 5p को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय से हो रहा है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। देखिए इसके बाद से हम क्या करेंगे, देखिए मैंने बताया था, देखिए जैसे कि अगर यहाँ पे मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर 2 जो है 6 को विभाजित कर रहा है, तो 6 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 3। 2 जो है वो 8 को विभाजित कर रहा है, तो 8 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 4। ये देखिए इसी प्रकार अगर मान लीजिए 5 जो है p को विभाजित कर रहा है, तो p को हम लिख सकते हैं 5 गुणे k कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। मैं ये समझा रहा हूँ कैसे हो रहा है। देखिए अब ये k क्या है वो डिपेंड करेगा कि p क्या ले रहे हैं। अगर मान लीजिए p का वैल्यू अगर हम लेते हैं 15, देखिए p का मान अगर हम 15 लेते हैं तो k का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
ठीक है। तो के देखिए अगर कोई संख्या जैसे देखिए 2 6 को डिवाइड कर रहा है तो 6 बराबर 2 गुणे 3 लिख रहे हैं, 2 8 को डिवाइड कर रहा है तो 8 बराबर 2 गुणे 4 लिख रहे हैं। उसी प्रकार 5 जो है p को डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा, तो p बराबर 5 गुणे k लिख सकते हैं। अब ये जो k क्यों लिखा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 हम संख्या लिए थे तो 3 हमें संख्या मिल रहा था, यहाँ पे 8 हम संख्या लिए थे तो 4 हमें संख्या, यहाँ पे p कोई धनात्मक पूर्णांक लिए हैं तो k भी हमें कोई धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। अगर मैंने अभी समझा p का वैल्यू अगर मैं 20 ले लूँ p का मान, तो k का मान हमें 4 मिलेगा। ठीक है, इसी तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर 5 जो है p को विभाजित कर रहा है तो p को 5 गुणे k के रूप में लिख सकते हैं। अब ये k डिपेंड करेगा कि हम p क्या लिए हैं। ठीक है, अब इसके दोनों पक्षों में फिर से हम वर्ग कर देंगे। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, p बराबर 5 गुणे k जो है उसके दोनों पक्षों का मैं वर्ग कर रहा हूं। तो अगर मैं वर्ग करूंगा तो ये आपका हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 25 गुणे k स्क्वायर। p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण नंबर 2 मैं मान लेता हूँ, ऊपर मैंने समीकरण नंबर 1 माना है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से मैं लिख सकता हूँ समीकरण, सबसे पहले मैं समीकरण ही लिख दे रहा हूँ, समीकरण 1 और 2 क्या है उसके बाद से मैं आपको समझा रहा हूँ। समीकरण एक आपका था p स्क्वायर बराबर 5 गुणे q स्क्वायर, यहाँ पे p स्क्वायर की वैल्यू मिली 25 गुणे k स्क्वायर। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ऊपर मैंने माना है, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। देखिए 5 बराबर, देखिए यहाँ पे 5 p स्क्वायर बराबर 5 गुणे q स्क्वायर, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, और नीचे समीकरण नंबर 2 आया है p स्क्वायर बराबर 25 गुणे k स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए ये p स्क्वायर बराबर है, तो ये वाला साइड भी तो आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए तो ये भी तो आपस में बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे q स्क्वायर बराबर 25 गुणे k स्क्वायर। ठीक है, इस 5 से 25 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा q स्क्वायर बराबर 5 गुणे k स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से मैंने यहाँ तक लिख दिया, अब तो जगह नहीं बचा, आप कहाँ लिखें। देखिए अब यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, 5 जो है वो q स्क्वायर को विभाजित करेगा। देखिए यहाँ से क्या होगा, q स्क्वायर बराबर 5 गुणे k स्क्वायर है, ऊपर मैंने जो चीज़ किया फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 जो है q स्क्वायर का गुणनखंड है, तो 5 जो है q स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5 q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 q को भी विभाजित करेगा, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए हमने माना था शुरू में, मैं एक बार फिर से आपको शुरू से समझाते हुए, देखिए हमारा क्वेश्चन है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसे हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले मैंने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय है तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है और p और q सभाज्य हैं, यानी कि 1 के अलावा p और q को कोई और संख्या विभाजित नहीं करेगा। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो हमें मिल गया 5 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया p स्क्वायर बराबर 5 गुणे q स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 मैंने मान लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 5 जो है p स्क्वायर का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो 5 p स्क्वायर को विभाजित करेगा, अगर 5 p स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 p को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय 1.2 से हो रहा है, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है और p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p को भी विभाजित करेगा। अब देखिए अगर 5 जो है p को विभाजित करेगा तो p बराबर मैं 5 गुणे k लिख सकता हूँ, जहाँ k कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, दोनों पक्षों का फिर से वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर बराबर 25 गुणे k स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 जो था हमारा, ऊपर 1 माने थे नीचे 2 माने हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा q स्क्वायर बराबर 5 गुणे q स्क्वायर। ठीक है, तुलना करने पर देखिए समीकरण 1 में देखिए ये p स्क्वायर आपस में बराबर हैं, तो ये भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे समीकरण 1 और 2 से, तो ये दोनों आपस में बराबर लिख दिया हूँ, सॉल्व कर दिया हूँ, तो यहाँ से मिला q स्क्वायर बराबर 5 गुणे k स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्योंकि 5 इसका एक गुणनखंड है। अगर 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय 1.2 से हो रहा है, अभी मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। अब देखिए चूंकि हमने माना था कि पी और क्यू सभाज्य हैं, यानी कि इसका HCF 1 है, इसका मतलब ये कि 1 ही सबसे बड़ी संख्या है जो पी और क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है, हमने ये माना था। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, 5 क्यू को विभाजित कर रहा है, और ऊपर हमने अभी देखा कि 5 जो है पी को भी विभाजित कर रहा है। देखिए यहाँ पे 5 नीचे देख रहे हैं क्यू को विभाजित कर रहा है, यहाँ पे हम देखें कि 5 जो है वो पी को भी विभाजित कर रहा है। देखिए यहाँ पे 5 जो है वो पी को विभाजित कर रहा है, ठीक है। हमने माना था कि 1 ही सबसे बड़ी संख्या जो विभाजित करेगी, और यहाँ पे 5 जो है क्यू को विभाजित कर रहा है, तो ये तो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। अतः हमने गलत कल्पना कर लिया था कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगा। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो एक बार पिछला वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने रूट में 2 और रूट में 3 प्रूफ किया है, क्योंकि एक ही जैसे सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सिद्ध कीजिए 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, दो तरह के देखिए क्वेश्चन है। एक आपका क्वेश्चन आएगा रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया वैसे इसे प्रूव करेंगे। एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि दिखाना होगा उसमें कुछ परिमेय भी होंगे, कुछ अपरिमेय भी होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे कि परिमेय वाले को एक साइड कर लेंगे, अपरिमेय वाले को एक साइड कर लेंगे। देखिए माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, सबसे पहले इसे परिमेय मान लेंगे। अब यहाँ से 3 + 2 रूट में 5 एक परिमेय है, तो p/q के बराबर होगा, p/q के फॉर्म में लिख दिया इसे। यहाँ q ≠ 0 होना चाहिए। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 5 = p/q -3। 3 को मैंने इधर भेज दिया, अब 2 की भी मैं भेज सकता हूँ इधर। तो ये रूट 5 = आपका आएगा 1/2 ब्रैकेट में p/q -3। देखिए 1/2 परिमेय है, p/q परिमेय है, 3 भी परिमेय है, तो इन सब का ऑपरेशन जो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा, ये पूरा परिमेय हो जाएगा। और रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं। देखिए ये जो साइड है ये पूरा परिमेय संख्या है, ये वाला अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर अभाज्य संख्या अपरिमेय संख्या होता है। क्या एक अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए बराबर आ गया, ये हमें विरोधाभास मिल गया। चूंकि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, 1/2 p/q -3 एक परिमेय संख्या है, तो ये एक दूसरे के कभी बराबर नहीं हो सकते। अर्थात हमने गलत कल्पना कर लिया था कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या होंगे। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों मिक्स करके दिया हो, उसे अपरिमेय प्रूफ करना हो, तो परिमेय वाले को एक साइड कर देंगे, अपरिमेय वाले को एक साइड कर देंगे। देखिए क्वेश्चन ये था, अपरिमेय वाले को एक साइड कर दिए हैं, परिमेय वाले को एक साइड कर दिए हैं। अब दिखा दिए, बस वो लिख दिए हैं कि चूंकि रूट में 5 एक अपरिमेय है और ये वाला परिमेय है, ये एक दूसरे के कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। अर्थात हमने गलत कल्पना कर लिया था कि ये परिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगा। बस खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा का पहला, ठीक है। पहले देखते हैं 1/√2 को हमें अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। सबसे पहले इसे हम परिमेय मान लेंगे। परिमेय मानेंगे तो इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। देखिए q का 1 में मल्टीप्लाई, रूट में 2 का यहाँ पे, p का यहाँ पे, तो देखिए ये आपका हो जाएगा q/p = √2। यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करेंगे, p जो है आपका 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि p देखिए हर में आ गया। यहाँ पे मैंने माना था q, देखिए यहाँ पे q नीचे है तो q 0 नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये आपका p यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए p/q रेशनल नंबर है, तो q/p भी तो परिमेय संख्या ही होगा। देखिए ये परिमेय संख्या हो गया, q/p फॉर्म है। ये अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं, हम प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ से क्या मिला हमको? यहाँ से हमें मिल गया कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय के बराबर हो गया। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए हम इसमें क्या किए हैं, 1/√2 = p/q है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। q का मल्टीप्लाई यहाँ पे किए हैं तो यहाँ q आ गया है, p का मल्टीप्लाई नीचे किए हैं तो p नीचे आ गया, रूट में 2 यहाँ पे 1 नीचे, ये हो गया। इसको मैं ऐसे फिर से लिख दे रहा हूँ, रूट में 2। देखिए ये जो है अपरिमेय है, ये जो है परिमेय है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। तो गलत तो मिल ही गया परिमेय, ये तो हमें विरोधाभास मिल गया कि एक दूसरे बराबर नहीं हो सकते, हमें बराबर मिल गया। अतः हम लिख सकते हैं चूंकि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है और q/p एक परिमेय है।
ये एक दूसरे के कभी बराबर नहीं हो सकते, अतः हमने गलत कल्पना कर लिया था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी वैसे ही करेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय है तो p/q के फॉर्म में होंगे, q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों साइड हम 7 से क्या करेंगे, डिवीज़न कर देंगे। हम कर सकते हैं, दोनों साइड हम 7 से भाग कर देंगे, तो p/q, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, p/7q। ठीक है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/7 गुणे p/q। देखिए हमने सबसे पहले माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय है तो इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इतना हो जाएगा। ठीक, अब इसके दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। तो देखिए इससे एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 से भाग किए तो इतना हो गया। इसे मैं लिख सकता हूँ 1/7 इंटू q p/q। अब देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ √5 बराबर 1/7 गुणे p/q। देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या हमने प्रूफ किया। 1/7 और p/q जो है ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और 1/7 गुणे p/q एक परिमेय संख्या है, तो ये एक दूसरे के कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। अर्थात हमने गलत कल्पना कर लिया था कि 7√5 एक परिमेय संख्या होगा, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे हैं, अगर आप एक को अच्छे समझ लेते हैं तो सारा एक ही जैसे हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम ऐसे करेंगे, मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय है तो इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ √2 बराबर p/q - 6। देखिए ये पूरा परिमेय है, क्योंकि p/q परिमेय है, 6/1 भी परिमेय है, p/q के फॉर्म में है। ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। अतः हम लिख सकते हैं, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है और p/q - 6 एक परिमेय संख्या है, तो ये एक दूसरे के कभी बराबर नहीं हो सकते। अर्थात हमने गलत कल्पना कर लिया था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या होंगे। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो अब अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।